एक छोटा सा गांव था जहां ठंड सीधे दिल में उतरती है। पूस की वह रात गांव के हर कच्चे घर पर भारी थी। चारों तरफ सन्नाटा, ऊपर तारों से भरा आसमान और नीचे जमीन से उठती ठंड जो पैरों से होती हुई रूह तक पहुंच जाती है। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और दरारों से घुसती ठंडी हवा। उसी झोपड़ी में बैठा था दुखियालाल। नाम जैसा वैसी ही जिंदगी। उम्र ज्यादा नहीं थी, पर चेहरे पर झुर्रियां समय से पहले आ चुकी थीं। हाथ खुरदरे, पैरों में फटी हुई चप्पल और बदन पर एक पतली सी धोती जो ठंड से लड़ने में नाकाफी थी। दुखियालाल दिन भर खेतों में मजदूरी करता था। कभी हल चलाता, कभी कटाई में हाथ बटाता। पर इस साल किस्मत ने जैसे मुंह मोड़ लिया था। सूखा पड़ा, फसल कम हुई और मजदूरी के दिन भी घटते चले गए। आज भी वह सूरज निकलने से पहले घर से निकला था, इस उम्मीद में कि कहीं से काम मिल जाएगा। मगर शाम तक सिर्फ ठंडी हवा और खाली हाथ ही उसके साथ लौटे। झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी पार्वती टूटी हुई हांडी में बचे खुचे चावल गर्म करने की कोशिश कर रही थी। चूल्हे में जलती लकड़ियां कम थीं और धुआं ज्यादा। कोने में उनके 2 बच्चे, छोटा हरिया और नन्ही चंपा, एक फटी रजाई में सिमटे हुए कांप रहे थे। दुखियालाल ने चुपचाप चूल्हे के पास बैठते हुए पूछा, पार्वती, खाने को कुछ बचा है क्या? मेरे लिए भी कुछ। बस इतना ही चावल बचा है जी। बच्चे सुबह से कुछ नहीं खा पाए। मैं ये बचे चावल गरम करके दे रही हूँ। अगर आप चाहो तो आपके लिए भी 1-2 निवाले निकाल दूं। नहीं पार्वती, मुझे भूख नहीं है। बच्चों को ही दो। बच्चों का पेट भरा हो तो मेरा भी मन भर जाएगा। उनका हंसना, उनका पेट भरा होना, यही मेरे लिए असली भोजन है। मेरी भूख उनके सामने छोटी है। तुम देखो, उनका चेहरा मुस्कुराए और आंखों में चमक आए, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। पेट की आग को उसने आदत बना लिया था, पर बच्चों की ठिठुरन उसे भीतर तक चीर देती थी। बाहर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और ठंडी हवा ने झोपड़ी की दीवारों को हिला दिया। दुखियालाल को अपने पिता की बात याद आई। बेटा, ठंड में गरीब की असली परीक्षा होती है। जिसके पास सहने की ताकत है वही जिंदा रहता है। उसी समय चंपा ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, हाथ बहुत ठंडा हो रहे हैं, पूरा शरीर भी कांप रहा है। ऐसे में खाना भी नहीं अच्छा लगता। पेट में तो भूख है, पर ठंड इतनी लग रही है कि कुछ खाया भी नहीं जा रहा। दुखियालाल के हाथ खुद जम रहे थे, पर दिल में एक आग जल उठी, संघर्ष की, जिम्मेदारी की। वह जानता था यह सिर्फ एक रात नहीं है, यह ठंड लंबी है और लड़ाई भी। मगर इसी अंधेरी ठिठुरती रात में दुखियालाल की किस्मत अपनी पहली इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। यह ठंड अचानक नहीं आई थी। इसके बीज पिछले साल ही बो दिए गए थे। उस साल जब दुखियालाल के पास जमीन थी, अनाज था और उम्मीद भी। गांव के पूरब में उसके 2 बीघा खेत थे। बहुत बड़े नहीं थे, पर उन खेतों से उसका घर चलता था। गेहूं, बाजरा और थोड़ा बहुत चना, बस इतना कि परिवार भूखा न सोए। लेकिन पिछले साल बारिश ने धोखा दे दिया। कभी बेमौसम पानी, कभी लंबा सूखा। फसल आधी भी ना हो सकी। बीज खरीदने, खाद डालने और घर चलाने के लिए दुखियालाल ने मजबूरी में गांव के सबसे बड़े सेठ लाला सेठ के यहाँ अपने खेत गिरवी रख दिए। लाला सेठ की कोठी ऊंची थी, आवाज भारी और शर्तें पत्थर जैसी सख्त। सुनो दुखियालाल, मैंने तुम्हें इतनी मोहलत दी, लेकिन ध्यान रखना, 6 महीने में पैसा लौटाना पड़ेगा। अगर समय पर नहीं लौटाया तो याद रखना, तेरा घर तो तुम्हारे पास है, लेकिन खेत मेरे नाम लिखवा दूंगा और फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। समझे? ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि सच है। समय पर चुकाओ, वरना जो मेहनत तुमने की है वही तुमसे छीन ली जाएगी। कोई दुआ या इंसानियत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। दुखियालाल ने कांपते हाथों से अंगूठा लगाया था। उसे भरोसा था कि अगली फसल सब ठीक कर देगी, मगर किस्मत ने फिर मुंह फेर लिया। फसल आई ही नहीं। जो थोड़ा बहुत उगा वह कर्ज के ब्याज में चला गया। 6 महीने पूरे हुए। दुखियालाल लाला सेठ के सामने गिड़गिड़ाया, सेठ जी, मैं जानता हूं कि गलती मेरी है, पर थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। फसल खराब हो गई, मौसम ने साथ नहीं दिया। ये खेत ही हमारी सांस हैं। अगर ये भी चले गए तो हम कैसे जिएंगे?
बच्चों का पेट, घर की आग सब इन्हीं खेतों से चलता है। मैं मेहनत करूंगा, दिन रात करूंगा, एक एक पैसा लौटा दूंगा। बस इस बार मुझे और मेरे परिवार को उजड़ने से बचा लीजिए। दया धर्म की बातें अब मत करो दुखिया लाल। कागज में सब साफ लिखा है, समय पूरा हुआ, पैसा नहीं आया, कानून और दस्तखत मेरे साथ हैं। अब ये खेत मेरे हैं, न तुम्हारी मेहनत न तुम्हारी मजबूरी, कुछ भी बदल नहीं सकता। जो लिखा गया है वही होगा। उसी दिन दुखिया लाल की जिंदगी से जमीन खिसक गई। वह किसान से मजदूर बन गया। जिस मिट्टी को उसने सींचा था उसी पर अब वह दूसरों के लिए हल चलाने लगा। अनाज की कोठरी धीरे धीरे खाली होने लगी। जो गेहूं कभी अपने खेत का था अब बाजार से उधार लेकर आता। फिर उधार भी बंद हो गया। खेत को गए हुए अब 1 साल हो चुके थे। अब वही ठंड फिर लौट आई थी, और इस बार और भी बेरहम होकर। दुखिया लाल का बेटा हरिया पिछले कई हफ्तों से बीमार रहने लगा था। बदन हमेशा गर्म, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और खांसी जो रात में और बढ़ जाती। ठंड और भूख ने मिलकर उसके नन्हे शरीर को कमजोर कर दिया था। मजबूरी में उसने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी। किसी ने कहा, हम लोग क्यों उलझे लाला सेठ से? आज अगर कुछ मांग लिया तो कल रोज वही चीज हमसे मांगेगा। एक बार हिम्मत दिखाई तो वही हमारी जिंदगी का बोझ बन जाएगा। हम अपनी बीवी और बच्चों के लिए भी नहीं लड़ पाए, इसलिए सब चुप हैं। डर है कि जो कुछ भी बचा है वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। पर अंदर से दिल करता है कि क्यों सच के लिए खड़ा नहीं हुआ, क्यों अपने हक की बात नहीं की। हर बंद दरवाजा दुखिया लाल के सीने पर एक और बोझ बन गया। वह समझ गया, गरीबी में आदमी अकेला हो जाता है। उस रात हरिया बुखार में बड़बड़ाया, बाबा रोटी, बाप भूख लगी है, रोटी चाहिए, रोटी बाबा रोटी। दुखिया लाल की आंखों से आंसू चुपचाप मिट्टी में गिर पड़े। खेत तो पहले ही छिन चुके थे, अब अगर बेटा भी छिन गया तो। ठंड गहरी होती जा रही थी, भूख भी, और दुखिया लाल की किस्मत एक और इम्तिहान के लिए खड़ी थी। उस रात दुखिया लाल को नींद नहीं आई। हरिया की टूटी टूटी सांसें, पार्वती की लाल आंखें और झोपड़ी की छत से टपकती ठंड सब मिलकर उसके सीने पर पत्थर रखे हुए थे। वह बाहर आंगन में बैठ गया। दूर खेतों की तरफ देखा। वे खेत जो कभी उसके थे। हवा ने जैसे कान में फुसफुसाया, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। दुखिया लाल ने मन ही मन कहा, अगर मैं इसी गांव में बैठा रहा और अपने बच्चे को नहीं बचा पाया तो ये मिट्टी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। इसी मिट्टी ने मुझे पैदा किया है, इसी ने मुझे जीना सिखाया है, लेकिन आज यही मिट्टी मेरे बच्चे की जान नहीं बचा पा रही। यहाँ हर दरवाजा खटखटा लिया, हर नजर से मदद मांग ली, पर सब ने मुंह फेर लिया। अब मेरे पास बस एक रास्ता बचा है, शहर। सुना है वहां मेहनत की कीमत मिलती है। मैं दिन रात काम करूंगा, चाहे ईंट उठानी पड़े या मजदूरी करनी पड़े, धूप हो या ठंड, शरीर टूट जाए तो भी चलूंगा। बस इतना कमा लूं कि मेरे बच्चे की सांसें बच जाएं। अगर किस्मत ने थोड़ा भी साथ दिया तो खाली हाथ नहीं लौटूंगा, कुछ तो कमा ही लूंगा, क्योंकि बाप की हार वहीं होती है जहां वो कोशिश करना छोड़ दे, और मैं हार नहीं मान सकता। लेकिन अगले ही पल सच्चाई सामने आ खड़ी हुई। शहर जाने के लिए भी पैसे चाहिए, और मेरे पास तो रोटी के भी पूरे पैसे नहीं हैं। सुबह होते ही दुखिया लाल ने घर के कोने की तरफ देखा। वहीं पड़े थे एक पीतल की थाली, 2 लोटे और एक पुरानी हांडी। ये वही बर्तन थे जो पार्वती की माँ ने उसकी शादी में दिए थे। पार्वती ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। इन्हें मत बेचो जी, ये बस बर्तन नहीं है। इन्हीं में माँ ने मुझे पहली बार रोटी पकाना सिखाया था। इन्हीं की खनक में उनका स्नेह बसा है। जब भी चूल्हा जलता है लगता है माँ पास खड़ी है। अगर ये चले गए तो ऐसा लगेगा जैसे माँ की आखिरी निशानी भी मुझसे छिन जाएगी। मैं जानता हूँ पार्वती, ये यादें बहुत कीमती हैं, पर यादें पेट नहीं भरती। आज अगर इन्हें नहीं बेचा तो कल हरिया को दवा भी नसीब नहीं होगी। माँ की याद अगर सच में जिंदा है तो वो यही चाहेगी कि उसका नाती जिंदा रहे। आज मैं इन बर्तनों को नहीं, अपनी छाती का एक टुकड़ा बेच रहा हूँ, पर अगर इससे हमारे बच्चे की सांसें बच जाती हैं तो ये सौदा मुझे मंजूर है। आंसू चुपचाप बर्तनों पर गिर पड़े। गांव के हाट में उसने बर्तन बेचे। दाम बहुत कम मिले। सेठों ने तौल कर नहीं, हालात देखकर दाम लगाए। दोपहर तक उसके हाथ में कुछ सिक्के और एक मुड़ी टुड़ी नोट थे।
वहीं उसकी शहर की टिकट थी। शहर उसके लिए किसी सपने जैसा नहीं था। ऊंची इमारतें, भागती भीड़ और चेहरों पर लिखी बेरुखी। स्टेशन पर उतरते ही उसे लगा यहाँ ठंड हवा में नहीं, लोगों की नजरों में है। पहले दिन उसने काम ढूंढा। मजदूरी है? वह हर दुकान पर पूछता। नहीं, कल आना। काम पूरा हो गया। शाम तक पैर सूज गए, पेट खाली और दिल और भी भारी। रात को उसने स्टेशन के बाहर एक कोने में जगह बनाई, अखबार बिछाया, ऊपर फटी जैकेट डाल ली। अगले दिन उसे एक निर्माण स्थल पर काम मिला। ईंटें ढोना, सीमेंट मिलाना और गालियों के बीच दिन काटना। मजदूरी कम थी, काम ज्यादा। ठेकेदार चिल्लाया, हाथ तेज चला, यहाँ गांव की चाल नहीं चलती। शहर में आया है तो शहर की रफ्तार सीखनी पड़ेगी। 1 मिनट रुकना भी नुकसान है। ईंट उठाओ, गारा मिलाओ और बिना सवाल किए काम करते जाओ। यहाँ किसी को तुम्हारी थकान, भूख या दर्द से मतलब नहीं। काम किया तो मजदूरी मिलेगी, नहीं तो गेट उसी तरफ है, समझे? शहर दया से नहीं, पसीने से चलता है। दुखियालाल के हाथ छिल गए, कंधे दर्द से जल उठे, मगर वह रुका नहीं। यह दर्द मेरे बेटे की दवा बनेगा, उसने खुद से कहा। रात को जब वह सिक्के गिनता तो हर सिक्का उसे उम्मीद जैसा लगता, पर साथ ही डर भी। क्या ये काफी होंगे? शहर ने उसे थकाया, तोड़ा, पर पूरी तरह हराया नहीं, क्योंकि उसके सीने में एक गांव बसता था, जहां एक बीमार बच्चा अपने बाबा का इंतजार कर रहा था। और इसी इंतजार ने दुखियालाल को हर सुबह फिर खड़ा कर दिया। उधर गांव में लाला सेठ तक यह खबर देर से पहुंची कि दुखियालाल शहर चला गया है। सेठ ने गहरी सांस भरी और पतली सी मुस्कान उसके होंठों पर फैल गई। तो दुखियालाल भाग गया, ठीक ही जिया। अब पीछे सिर्फ औरत और बच्चे हैं, कमजोर, बेसहारा। अब असली खेल शुरू होगा। अब देखना किसकी हिम्मत है मुझे रोकने की। गांव में मेरी चलती है, मेरे कागज बोलते हैं। आज घर जाएगा, कल जमीन भी, और ये लोग ठंड में सड़कों पर होंगे। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब कोई दुखियालाल सामने खड़ा नहीं है। उसी शाम उसने अपनी योजना बना ली। कागजों की गठरी निकलवाई, पुराने दस्तावेज पलटे और अगली सुबह अपने आदमियों के साथ दुखियालाल की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। पार्वती चूल्हे पर पानी चढ़ा रही थी। तभी बाहर भारी आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते ही लाला सेठ सामने खड़ा था, उसके साथ 2 मजबूत आदमी और हाथ में कागज। सेठ जी, आप अचानक इस तरह क्यों आए हैं? कोई बात है क्या? मेरे पति शहर गए हैं, अगर कुछ कहना हो तो उनके आने तक रुक जाइए। ये देखो, ये कागज अब बोलेंगे। आज से ये घर तुम्हारा नहीं रहा। खेत के साथ साथ इस जमीन का भी सौदा हो चुका था। अब जो कुछ यहाँ है सब मेरे नाम है। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये घर हमारे पुरखों का है। मेरे ससुर ने यहीं सांस ली थी, मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए। मेरे पति ने कभी नहीं कहा कि घर भी गिरवी रखा है। आप झूठ बोल रहे हैं, ये अन्याय है। अन्याय? कागज के सामने कोई भावना नहीं चलती पार्वती। तुम्हारे पुरखे हों या तुम्हारी यादें, कागज झूठ नहीं बोलते। दस्तखत हैं, मोहर है। अब ये घर मेरा है। सेठ जी, बच्चे छोटे हैं, ठंड बहुत है, कहीं तो दया दिखाइए। मेरे पति लौट आए, फिर जो कहेंगे हम मान लेंगे। हमें बेघर मत कीजिए। मुझे तुम्हारे आंसुओं से कोई मतलब नहीं। यहाँ रोना धोना मत करो। इस घर में अब मेरी बात चलेगी। मैंने फैसला कर लिया है और मेरा फैसला पत्थर की लकीर होता है। शाम ढलने से पहले पहले घर खाली कर दो। अगर अपने पैरों से नहीं निकली तो लोग भेज दूंगा। वे तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पकड़कर बाहर फेंक देंगे। कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई रहम नहीं। याद रखना, आज अगर देर की तो रात सड़कों पर कटेगी। ठंड, अंधेरा और भूख सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कागज मेरे हाथ में है, ताकत मेरे साथ है। अब यहां दया नहीं, सिर्फ हुक्म चलेगा। लाला सेठ चला जाता है। पार्वती चौखट पर बैठ जाती है, बच्चों को सीने से लगाकर। घर जो कभी सुरक्षा था, अब उससे छिनता हुआ खड़ा है। शाम होते होते झोपड़ी खाली करा दी गई। थोड़े से कपड़े, एक पुरानी रजाई और टूटा हुआ लोटा, बस यही उनका संसार था। गांव के लोग दूर खड़े तमाशा देखते रहे, कोई आगे नहीं बढ़ा। ठंड सबको लग रही थी, पर डर ज्यादा था। पार्वती बच्चों को लेकर सड़क किनारे बैठ गई।
ऊपर खुला आसमान, नीचे ठंडी जमीन। रात गहराती गई, हवा तेज होती गई। हरिया की हालत बिगड़ने लगी। उसकी सांस तेज थी, बदन आग की तरह गर्म और होंठ नीले पड़ते जा रहे थे। माँ, बाबा कब आएंगे? बाहर बहुत ठंड है। अगर बाबा होते तो मुझे अपनी चादर में लपेट लेते। मुझे डर लग रहा है माँ, क्या बाबा हमें ढूंढ पाएंगे? आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। बाबा कभी अपने बच्चों को छोड़ते नहीं है, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। रात के सन्नाटे में हरिया बड़बड़ाने लगा, कभी पिता का नाम, कभी रोटी की फरियाद। पार्वती उसे रजाई में लपेटे रही, पर सड़क की ठंड रजाई को चीरती हुई भीतर तक उतर आई। चंपा ठंड से कांपती हुई बोली, माँ, हमें घर से क्यों निकाल दिया? क्या हमने कुछ गलत किया था? ये तो हमारा घर था ना, जहाँ बाबा बैठते थे, जहाँ हम खेलते थे। अब हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते? माँ, क्या हमारा घर हमसे नाराज हो गया है, या सेठ जी को हम अच्छे नहीं लगे? मुझे समझ नहीं आ रहा माँ। ठंड बहुत लग रही है और घर के बिना सब डरावना लग रहा है। पार्वती के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस दोनों बच्चों को अपने आंचल में समेट लिया। उसी समय दूर शहर में दुखियालाल ईंटें ढो रहा था, बिल्कुल अनजान कि उसी की गैरहाजिरी में उसका घर, उसकी छत और उसके बच्चों की रात छिन चुकी है। यह ठंड अब सिर्फ मौसम नहीं रही थी, यह लालच, जुल्म और इंसान की बेरहमी बन चुकी थी। सड़क की उस ठंडी रात में हरिया की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसका बदन अब सिर्फ गर्म नहीं था, वह जल रहा था। सांसें उखड़ रही थीं, आंखें आधी खुली थीं, जैसे किसी अनदेखे डर को देख रही हो। पार्वती घबरा गई। उसने बच्चे को हिलाया, पुकारा, हरिया बेटा मेरी बात सुन, आंखें मत बंद कर। सुन रहे हो ना माँ की आवाज? देखो मुझे, ऐसे चुप मत हो जाओ। ठंड लग रही है तो माँ है ना, माँ तुम्हें गर्म कर देगी। हरिया बेटा, अभी बाबा आएंगे, उठो, मेरी तरफ देखो। तुम्हें तो स्कूल जाना है, किताबें पढ़नी है। तुमने कहा था ना कि बड़े होकर बाबा जैसे बनोगे, फिर ऐसे कैसे सो सकते हो? लेकिन हरिया की आवाज अब बुदबुदाहट बन चुकी थी। पार्वती की चीख गले में ही अटक गई। उसने आंचल से बेटे का पसीना पोंछा, उसे अपने सीने से लगाकर गर्माहट देने की कोशिश की, मगर सड़क की ठंड ममता से ज्यादा ताकतवर निकली। उधर शहर में, उसी समय शहर में दुखियालाल काम से लौटा ही था कि एक परिचित गांव का आदमी मिल गया। उसके चेहरे पर हड़बड़ी थी। दुखिया, अरे दुखिया, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे हर जगह ढूंढ रहा हूं। भाई, बहुत अनर्थ हो गया है। तेरे घर का हाल ऐसा हो गया है कि बताते हुए जुबान कांप रही है। एक एक पल भारी पड़ रहा है। देर मत कर। क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रहा है? मेरे घर, पार्वती, बच्चे, कुछ तो बता। मेरी छाती फट रही है, साफ साफ बोल। दुखिया, लाला सेठ ने पूरा जोर लगा दिया। कागज दिखाकर उसी दिन घर खाली करा लिया। तेरी औरत रोती गिड़गिड़ाती रही, पर किसी ने एक नहीं सुनी। लोग डर के मारे मुंह फेरते रहे। तेरे बच्चे ठंड में बाहर खड़े रहे। रात सड़क पर कटी। और हरिया, उसकी हालत बहुत खराब है। बुखार से तप रहा है, बार बार बेहोश हो रहा है। पार्वती उसे सीने से लगाए बैठी है, जैसे अपने आंचल से उसकी जान रोकने की कोशिश कर रही हो। अगर तू अब भी देर करेगा ना, तो शायद बहुत देर हो जाएगी। शहर का काम छोड़, सब छोड़, भाग चल घर, अभी। एक पल में जैसे शहर उसके चारों ओर ढह गया। दुखियालाल को न मजदूरी याद रही, न थकान। उसने बिना कुछ सोचे अपने कमाए हुए थोड़े से पैसे गिने और उसी रात गांव के लिए निकल पड़ा। सुबह की धुंध में जब वह गांव पहुंचा तो जो देखा उसने उसकी रूह हिला दी। सड़क किनारे बैठी पार्वती, गोद में बेहोश हरिया और पास में ठंड से सिमटी चंपा। बाबा, आप आ गए? हमें बहुत डर लग रहा था बाबा। माँ रोती रही, हरिया भैया सोते चले गए। घर नहीं रहा, ठंड बहुत लग रही थी। हमें लगा आप शायद कभी नहीं आओगे। मेरे रहते, मेरे जीते जी ऐसा कैसे हो गया? मैं शहर गया था तुम्हें बचाने के लिए, और यहाँ मेरी गैर मौजूदगी में तुम सब उजड़ गए। हे भगवान, ये कैसी सजा है? मेरे रहते ऐसा कैसे हुआ? उसी पल उसके भीतर कुछ बदल गया। डर, सहनशीलता और चुप्पी सब पीछे छूट गए। अंदर का बाप जाग गया। वह जानता था एक आदमी बहुत कुछ सह सकता है, पर अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकता। दरवाजा जोर से खटखटाया। सेठ, बाहर आ।
छुपकर वार करने वालों की तरह मत रह, सामने आकर बात कर। मेरे घर की चौखट उजाड़ी है तूने, अब मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब दे। उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंजती है। लाला सेठ बाहर आता है। दुखियालाल को देखते ही ठहाका मारकर हंस पड़ता है। अरे, शहर का राजा लौट आया, क्या बात है। बताओ, काम मिला या फिर वहां भी दुत्कार खाकर भाग आया? सोचा था शहर जाकर बड़ा आदमी बन जाएगा, यहाँ तो पीछे सब कुछ साफ कर दिया गया, घर भी गया, इज्जत भी। अब यहाँ आकर शोर मचाने से क्या मिलेगा दुखिया? सेठ, मैं कोई सौदा करने नहीं आया हूं, मैं एक बाप बनकर खड़ा हूं। बस घर लौटा दे। मेरा बच्चा मर रहा है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। खेत तू ले चुका है, मेरी मेहनत, मेरी मिट्टी, मेरी सालों की कमाई सब तेरा हो गया। बहुत है सेठ, अब और मत छीन। भावनाओं का नाटक मत कर दुखिया। घर भी मेरा है और जमीन भी मेरी, सब कुछ कागजों में दर्ज है। कागज झूठ नहीं बोलते, समझा? यहाँ कोई बाप बेटे का रिश्ता नहीं चलता, कानून चलता है और कानून मेरे साथ है। अब यहाँ खड़ा होकर मेरा समय मत बर्बाद कर, दफा हो जा। सेठ, बेईमानी करना बंद कर। तू जानता है ये सौदा झूठ पर खड़ा है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, अगर उसकी सांस थम गई, तो ये सिर्फ एक मौत नहीं होगी, ये तेरे पाप की गवाही होगी। एक आदमी सब कुछ सह सकता है, अपमान, भूख, ठंड, पर अपने बच्चे की मौत नहीं। मुझे उस हद तक मत ले जा जहां इंसान टूटकर कुछ और बन जाता है। तो क्या तेरे जैसे गरीब रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं। एक बच्चा गया तो क्या हुआ, दुनिया चलती रहेगी। मुझे किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाकर सड़क पर बैठ, रो। यहां मेरे सामने खड़े होकर मुझे डराने की कोशिश मत कर। इस गांव में मेरी मर्जी चलती है और हमेशा चलेगी। वह बात दुखियालाल के सीने में छुरी की तरह उतर गई। सेठ ने अपने आदमी को इशारा किया। इसे यहां से अभी के अभी भगाओ, एक पल भी मेरी नजर के सामने खड़ा ना रहे। पकड़कर बाहर फेंको जैसे कूड़ा फेंका जाता है। और ध्यान रखना, दोबारा इस चौखट के अंदर इसका साया भी ना पड़े। अगर फिर से दिखा ना, तो सिर्फ भगाया नहीं जाएगा, हाथ पैर तोड़वा दिए जाएंगे, समझा? इस गांव में मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं लेता। इसे याद दिला दो कि ये कौन है और मैं कौन हूं। दुखियालाल को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। कोठी के बाहर खड़ा दुखियालाल कुछ पल तक सन्न खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं, आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वह जान गया था, यह लड़ाई अब सिर्फ घर या खेत की नहीं रही, यह लड़ाई एक बाप की थी, अपने बच्चे की जिंदगी के लिए। गांव में लाला सेठ के खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। उसकी दौलत, उसकी पहुंच और उसका डर, तीनों ने मिलकर पूरे गांव की जुबान सिल दी थी। लोग दुखियालाल को देखते पर नजरें चुरा लेते। कोई उसके दर्द से अनजान नहीं था, मगर सच बोलने का साहस किसी में नहीं बचा था। लेकिन दुखियालाल अब वह आदमी नहीं रहा था जो सब कुछ चुपचाप सह ले। बेटे की बुझती सांसों ने उसके भीतर से डर को जला दिया था। अगर आज भी मैं चुप रहा, अगर आज भी डरकर सिर झुका लिया, तो कल जब मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो उसकी मौत का गुनहगार कोई सेठ नहीं होगा, मैं खुद होऊंगा। एक बाप होकर अगर अपने बच्चे को नहीं बचा पाया, तो ये जिंदगी, ये सांसें, ये मिट्टी सब मुझ पर थूकेंगी। आज अगर नहीं बोला, तो उम्र भर खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। दुखियालाल कांपते कदमों से मगर सीधे सिर के साथ गांव की पंचायत पहुंचा। पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल लगी थी। बुजुर्ग बैठे थे, सरपंच सामने था। क्या बात है दुखिया, आज पंचायत के दरवाजे पर खड़ा है? तेरा चेहरा बता रहा है कि बात छोटी नहीं है। दुखियालाल की आवाज भर आई, मगर शब्द साफ थे। मेरे खेत गिरवी थे, घर नहीं। सेठ ने धोखे से मेरा घर छीन लिया। मेरे बच्चे सड़क पर हैं, बेटा मौत से लड़ रहा है। चौपाल में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों की आंखें झुकीं, कुछ के हाथ आपस में बंध गए। एक बुजुर्ग बोला, दुखिया, मेरी बात मान, सेठ से उलझना ठीक नहीं है। उसके पास पैसा है, पहुंच है, कागज है, और हमारे पास सिर्फ खाली हाथ। आज तू बोलेगा तो कल तुझे और तेरे बच्चों को चैन से जीने भी नहीं देगा। इस गांव में कई लोग उसके सामने टूट चुके हैं, तू अकेला है। सोच समझ कर कदम उठा। अगर इंसाफ मांगना गलत है, तो मैं ये गलती करूंगा। पंचायत की खबर जैसे ही लाला सेठ तक पहुंची, उसके होठों पर
वही पुरानी चालाक मुस्कान लौट आई। पंचायत पंचायत में गया है वो, जाने दो। वहां आदमी नहीं कागज बोलते हैं, और जिसके हाथ में कागज हो उसी की होती है सच्चाई। दुखिया क्या समझता है, रो देगा, गिड़गिड़ाएगा और फैसला बदल जाएगा। इस दुनिया में आंसू नहीं, मोहरें चलती हैं। उसने अपने मुंशी को बुलाया। पुराने दस्तावेज निकाले गए, स्याही बदली गई, शब्द जोड़े गए। खेत के सौदे में घर की जमीन भी जोड़ दी गई, इतनी सफाई से कि झूठ भी सच लगने लगे। ध्यान से सुन मुंशी, ऐसे कागज तैयार करो कि देखने वाला 100 बार पढ़े और फिर भी उंगली न रख पाए। खेत के सौदे में घर की जमीन भी जोड़ दो, तारीख पुरानी लगे, स्याही जमी हुई दिखे, हर शब्द ऐसा हो कि सच और झूठ का फर्क ही मिट जाए। मुझे बहाना नहीं, फैसला चाहिए, और फैसला मेरे हक में ही होना चाहिए। रात भर दिए जले रहे, कागज तैयार हुए, नकली मगर बिल्कुल असली जैसे। अगले दिन पंचायत फिर बैठी। दुखियालाल अपने फटे कपड़ों में खड़ा था, आंखों में उम्मीद और डर दोनों। तभी लाला सेठ वहां पहुंचा। साफ कपड़े, ऊंची आवाज और हाथ में कागजों की मोटी फाइल। ये रहा सबूत, खेत के साथ घर का सौदा भी हुआ था। पंचायत के लोग कागज देखने लगे। मुहरें चमक रही थीं, हस्ताक्षर साफ थे। दुखियालाल का दिल धक धक करने लगा। ये झूठ है, मैंने कभी अपना घर नहीं बेचा। वो घर मेरे बाप दादाओं की निशानी है, उस मिट्टी में मेरे बच्चों के कदमों की आवाज है। मैं भूखा रह सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, पर अपनी छत कभी सौदे में नहीं रखी। ये कागज झूठ बोल रहे हैं और झूठ को सच बनाया जा रहा है। गरीब की याददाश्त कमजोर होती है दुखिया। भूख लगती है तो आदमी सब भूल जाता है, क्या कहा, क्या लिखा, क्या बेचा, पर कागज नहीं भूलते। कागज पर जो लिखा है वही सच है। चौपाल पर फिर सन्नाटा छा गया। एक तरफ सच्चाई थी, दूसरी तरफ कागजों का जोर। दुखियालाल समझ गया, यह लड़ाई अब सिर्फ मेहनत या दर्द की नहीं, सच और साजिश की बन चुकी थी। पंचायत में कागजों की ताकत जीत गई। मोहरें, दस्तखत और साफ सुथरे शब्द, इन सब के सामने दुखियालाल की सच्चाई हार गई। सरपंच ने भारी आवाज में फैसला सुनाया। दुखिया, मैंने तेरी बात सुनी, तेरे आंसू देखे, तेरी हालत भी समझता हूं, लेकिन पंचायत इंसाफ दिल से नहीं, कागजों के हिसाब से करती है। और इन कागजों में साफ लिखा है कि घर और खेत दोनों लाला सेठ के नाम दर्ज हैं। मेरी कुर्सी, मेरी मोहर इन लिखे हुए शब्दों से आगे नहीं जा सकती। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, उन्हें सेठ से टकराने का डर नहीं रहा। दुखियालाल के कानों में आवाज गूंजती रही, मगर शब्द अर्थ खो चुके थे। उस दिन के बाद दुखियालाल ने गांव के किनारे सूखी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। बांस, फूस और मिट्टी, बस इतना ही था उनका नया घर। ठंड वहां भी उतनी ही थी, मगर अपमान उससे ज्यादा। रात को आग जलाकर वह बच्चों को सुलाता। हरिया अब भी कमजोर था, पर सांसें चल रही थीं। दुखियालाल उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बुदबुदाता, सच देर से आता है बेटा, अक्सर इतनी देर कर देता है जैसे लगता है आएगा ही नहीं। लेकिन याद रखना, सच थक सकता है, झुक सकता है, पर मरता नहीं। वक्त लगता है, मगर जब आता है तो झूठ की जड़ें खुद ब खुद हिलने लगती हैं। उधर लाला सेठ अपने फैसले की जीत मना रहा था। उसी शाम उसके दरवाजे पर वह आदमी आया, मुंशी, जिसने नकली कागज तैयार किए थे। सेठ जी, मेरा मेहनताना जो आपने तय किया था, दिन रात बैठकर कागज तैयार किए, अब तो दे दीजिए। कौन सा मेहनताना? मैंने तुझसे किस बात का पैसा लेने को कहा था? वही जो तय हुआ था सेठ जी, कागज बनाने का, खेत और घर वाले कागज। कागज? मैंने तो कोई नकली कागज नहीं बनवाए। जुबान संभाल कर बोल मुंशी, यहाँ हर बात का मतलब होता है। सेठ जी, सब आपकी मौजूदगी में हुआ था। आपने खुद कहा था, ऐसे बनाओ कि सच और झूठ में फर्क ना रहे। पैसे भूल जा और याद रख, अगर कहीं मुंह खोला तो पुलिस में जाने से पहले तो खुद जेल की हवा खा लेगा। मेरे खिलाफ बोलने वालों की जुबान ज्यादा दिन नहीं चलती। मेरे बच्चे हैं सेठ जी, उनका पेट देखकर ही ये सब किया था। पैसे दे दीजिए, बस वही दे दीजिए जो तय हुआ था। बेईमानी में हिस्सेदार बनकर अब ईमानदारी की उम्मीद मत रख। जहां गंदगी में हाथ डाला हो वहां खुशबू नहीं मिलती मुंशी। मुंशी के हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना छलक आया। मुंशी कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा,
ठंड अब उसे भी चुभ रही थी, वैसी ही ठंड जैसी सड़क पर बैठे दुखिया लाल को लगती थी। उसने दांत भींचकर कहा, सेठ ने धोखा दिया है तो सच अब मुझे ही सामने लाना होगा। और उसी क्षण झूठ की जीत के नीचे सच ने पहली बार करवट ली। लाला सेठ के दरवाजे से खाली हाथ लौटते हुए मुंशी के कदम लड़खड़ा रहे थे। ठंड अब उसके भीतर तक उतर चुकी थी। रास्ते में उसे गांव के किनारे बनी वही झोपड़ी दिखी जहां दुखिया लाल अपने बीमार बेटे को गोद में लिए बैठा था। मुंशी की आंखें भर आईं। मैंने भी तो अपने बच्चों के लिए ही ये पाप किया था। सोचा था 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, मगर सेठ ने उसने तो मुझे मोहरा बना दिया। पाप मेरे हिस्से आया और फायदा उसके। आज समझ आया कि गलत रास्ते पर चलकर बच्चों का भविष्य नहीं, आदमी की आत्मा बिक जाती है। उसी रात उसने फैसला कर लिया। मैंने दुखिया और उसके पूरे परिवार के साथ बहुत बड़ा पाप किया है। उस निर्दयी लाला सेठ के कहने पर मैंने झूठे कागजात बनाए, सच को कुचल दिया। मेरी उन्हीं कागजों की वजह से दुखिया का परिवार अपने ही घर से बेघर हो गया, सड़कों पर आ गया। उसका मासूम बेटा तेज बुखार में तड़पता रहा और मैं सब कुछ देखते हुए भी खामोश रहा। आज उसके आंसुओं का, उसकी बद्दुआओं का सारा बोझ मेरे सिर पर है। अब और नहीं, अब मैं इस गुनाह को लेकर चुप नहीं रह सकता। मैं पंचायत में जाऊंगा, सबके सामने सच रखूंगा, चाहे जो भी हो। सही को सही और गलत को गलत कहूंगा। अब डर नहीं, अब सिर्फ इंसाफ चाहिए, चाहे उसकी कीमत मुझे ही क्यों ना चुकानी पड़े। अगले दिन पंचायत फिर बुलाई गई। लोग हैरान थे। फिर क्या रह गया? फैसला तो हो चुका। लेकिन जब मुंशी आगे बढ़ा तो चौपाल पर सन्नाटा छा गया। मैं झूठ लेकर आया हूं। लाला सेठ के कहने पर मैंने नकली कागज बनाए थे। चौपाल में हलचल मच गई। सोच समझकर बोल मुंशी, ये तू क्या कह रहा है? मुझे पैसे का लालच दिया गया था। अब सेठ ने वही पैसे देने से मना कर दिया, पर यह झूठ और नहीं ढो सकता। उसने सब कुछ बता दिया, किस तरह शब्द जोड़े गए, स्याही बदली गई और कैसे खेत के सौदे में घर को घुसाया गया। लाला सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये मेरी बदनामी करने आया है, पंचायत को गुमराह कर रहा है, मेरे नाम पर कीचड़ उछालकर अपनी जान बचाना चाहता है। सेठ जी, आपने ही तो कहा था, कागज बोलते हैं आदमी नहीं। आज वही कागज सच बोलेंगे। आज स्याही नहीं, सच्चाई बोलेगी। और अगर कागज झूठे निकले तो झूठ का बोझ मुझ पर नहीं, उन पर पड़ेगा जिन्होंने उन्हें बनवाया था। पंचायत ने कागजों की जांच की। पुरानी रसीदें, तारीखें और निशान सब सामने आने लगे। सच अब छुप नहीं सका। पंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। लाला सेठ ने धोखे से कागज बनवाए, इसलिए दुखिया लाल को उसका घर तुरंत लौटाया जाए। और क्योंकि छल किया गया है, खेत भी दुखिया लाल के नाम वापस किए जाते हैं। लाला सेठ को उसकी चालबाजी, झूठे कागज और एक गरीब किसान के साथ अन्याय करने के अपराध में गांव से बेदखल किया गया। उसे आदेश दिया गया कि वह उसी दिन गांव छोड़ दे। इतना ही नहीं, पंचायत ने यह भी तय किया कि लाला सेठ को दुखिया लाल को 20,000 रुपए मुआवजे के रूप में देने होंगे, उस मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पीड़ा के लिए जो उसने झेली थी। दुखिया लाल की आंखों से आंसू बह निकले। दुखिया लाल का घर और सारे खेत बिना किसी शर्त के वापस उसे सौंप दिए गए। साथ ही पंचायत ने यह भी माना कि दुखिया लाल ने कर्ज चुकाने की पूरी कोशिश की थी, इसीलिए उसे कर्ज लौटाने के लिए पूरे 2 साल का समय दिया गया। शाम होते होते दुखिया लाल अपने घर की देहरी पर खड़ा था। वही दीवारें, वही आंगन, पर आज सब कुछ अलग लग रहा था। बाबा, क्या हम सच में घर आ गए? वही घर जहाँ माँ चूल्हा जलाती थी, जहाँ चंपा हंसती थी। अब कोई हमें बाहर नहीं निकालेगा ना? हाँ बेटा, हम घर आ गए। सच हमें वापस ले आया। देर से आया, बहुत कुछ छीन कर आया, मगर जो हमारा था वो लौटा गया। अब ये छत, ये जमीन और तुम्हारी सांसें सब सुरक्षित हैं। यह जीत सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, यह जीत थी सच की, धैर्य की और उस पिता की जिसने हार मानने से इनकार कर दिया था।
दुखियालाल सचमुच अपने घर लौट आया था। वही घर, वही आंगन, वही मिट्टी, लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ था। दीवारों पर फिर से धूप पड़ने लगी थी और आंगन में सन्नाटा नहीं, जिंदगी की आहट थी। खेत भी वापस मिल चुके थे। जिन खेतों को उसने कभी नम आंखों से दूर जाते देखा था, आज उन्हीं में वह फिर से हल चला रहा था। दुखियालाल सुबह सुबह खेतों में निकल जाता, कहीं सिंचाई, कहीं जुताई, कहीं बीज डालने की तैयारी। उसकी मेहनत में अब डर नहीं था, बल्कि भरोसा था। धीरे धीरे घर में 4 पैसे आने लगे। बहुत ज्यादा नहीं, पर इतने कि चूल्हा रोज जले और बच्चों को भूखा न सोना पड़े। पार्वती ने फिर से रसोई में चूल्हा जमाया। हांडी में जब पहली बार ठीक से दाल उबली तो उसकी आंखें भर आईं। अब तुझे कोई भूखा नहीं रखेगा बेटा। न ठंड तुझे कांपाएगी, न किसी की सख्ती। जब तक माँ की सांस चल रही है, तेरे हिस्से का निवाला कोई नहीं छीन पाएगा। बहुत सह लिया हमने, अब बस पेट भरेगा और दिल भी। चंपा आंगन में खेलते हुए हंसने लगी। उसकी हंसी घर की दीवारों से टकराकर लौट आई। कितने दिनों बाद हरिया की तबीयत भी धीरे धीरे संभलने लगी। बुखार उतर गया, खांसी कम हो गई। अब वह सुबह उठकर पिता के साथ खेत तक जाने लगा। ठंड अब कम हो गई थी। पूस की तीखी हवाएं पीछे हटने लगी थीं। धूप में अब चुभन नहीं, सुकून था। रातें अब उतनी डरावनी नहीं रहीं। रजाई के नीचे सिर्फ ठंड नहीं, उम्मीद भी थी। दुखियालाल आंगन में खड़ा आसमान देखता और मन ही मन कहता, मुसीबत भी मौसम की तरह होती है, एक दिन चली ही जाती है। पर वह यह भी जानता था कि यह सुकून यूं ही नहीं मिला है। यह संघर्ष, सच और हिम्मत की देन था। गांव फिर से उसे किसान कहने लगा था और दुखियालाल अब फिर से एक सामान्य जीवन जीने लगा था, मेहनत भरा, सादा, लेकिन सम्मान के साथ। 2 साल बीत गए थे। वही खेत जिनसे कभी दुखियालाल का सब कुछ छिन गया था, आज फिर हरियाली से लहलहा रहे थे। उसकी मेहनत रंग लाई थी। फसल अच्छी हुई, अनाज घर भर गया और थोड़ा थोड़ा करके सारा कर्ज भी उतर गया। जिस दिन आखिरी पैसा चुकाया गया, उस दिन दुखियालाल ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, आज मैं सचमुच आजाद हूँ। न किसी से डर है, न किसी एहसान का बोझ। मेरे हाथ फिर से अपनी मिट्टी में है। मेरी छत मेरे बच्चों के सिर पर है। आज मैं कैद से नहीं, अपनी मेहनत से जी रहा हूँ और यही मेरी असली आजादी है। हरिया अब कमजोर नहीं रहा था। ठंड, भूख और बीमारी ने उसे जितना तोड़ा था, मेहनत और प्यार ने उतना ही मजबूत बना दिया। वह अब गांव के स्कूल में पढ़ने जाने लगा था। फटी पुरानी कमीज की जगह अब उसके बदन पर साफ कपड़े थे और हाथ में किताबें। पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं अफसर बनूंगा। ऐसा अफसर जो कागजों से नहीं, सच से फैसले करेगा। जो दूसरों के साथ चालाकी करते हैं, कमजोरों का हक छीनते हैं, उन्हें सजा दिलवाऊंगा। और एक दिन मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगा, ताकि लोग कहें, ये उस किसान का बेटा है जो कभी टूटा नहीं। दुखियालाल जब यह सुनता तो उसका सीना गर्व से भर जाता। उसे लगता कि उसके सारे दुखों का मोल मिल गया है। अब वह सिर्फ खेतों में हल चलाने वाला किसान नहीं था, बल्कि अपने बच्चों के सपनों की नींव रख रहा था। गांव में अब लोग उसे अलग नजर से देखते थे। जहां कभी लोग मुंह फेर लेते थे, अब वहीं लोग उसे सम्मान से दुखियालाल भैया कहकर बुलाते थे। पंचायत में भी उसकी बात सुनी जाने लगी थी। उसने कभी घमंड नहीं किया, बस सिर झुकाकर मेहनत करता रहा। शाम को घर के आंगन में बैठकर जब वह अपने बच्चों को हंसते हुए देखता, तो मन में एक ही बात आती, गरीबी इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन हिम्मत और सच उसे फिर खड़ा कर देते हैं। और यूं दुखियालाल का जीवन फिर से साधारण हो गया था। लेकिन इस बार वह साधारण नहीं, सम्मान से भरा हुआ था। एक गरीब किसान सब कुछ हार सकता है, पर जब बात बच्चों की आती है तो वह किस्मत को भी हरा देता है। इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया, झूठ चाहे जितना भी सजे धजे कागजों में छुप जाए, आखिर में उसका मुंह काला होता ही है। आप क्या मानते हैं? सच हमेशा जीतता है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए।